दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इज डी ग्रोइंग। हर देश एक्सपेक्ट करता है कि वो हर साल ग्रोथ हासिल करे, बट चाइना के साथ कुछ उलट हो रहा है। चाइना जो एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनना चाहता है, वो इकोनॉमिक स्लो डाउन का सामना कर रहा है। इसका इंपैक्ट क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे यूपीएससी नीव यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारी कोई वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को। खबर देखिए, चाइनाज इकोनॉमिक स्लो डाउन डीपन्स, मतलब और गहराती जा रही है और बढ़ती जा रही है। नीचे देखिए क्या लिखा है, जीडीपी रोज बाय 4.6% ऑन एन ईयरली बेसिस, बिलो द गवर्नमेंट्स 5% एनुअल टारगेट। चाइना की सरकार ने सोचा था कि 5% इनके देश की जीडीपी बढ़ेगी, बट 4.6%, 4.6% पे ही कहीं अटक के रह गई। इस वीडियो में हम पहले तो न्यूज समझेंगे, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट, व्हाट इज जीडीपी। जीडीपी बोल तो रहा हूं, पर इसका मतलब भी तो समझाऊं। व्हाई चाइना इज नॉट ग्रोइंग, चाइना की इकोनॉमी में इश्यूज क्या है। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, चाइनीज गवर्नमेंट ने अभी लास्ट मंथ ही एक स्टिमुलस, एक फिस्कल पैकेज दिया था, मतलब एक मदद की थी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। एंड फाइनली विल बी कंक्लूडिंग विद अ वे फॉरवर्ड। सबसे पहली चीज तो चाइना का अभी रिसेंटली डेटा आया है, इट हैज एक्सपैंडेड इन द थर्ड क्वार्टर, बट इसकी एक्सपेंशन की जो स्पीड है वो 2023 के बाद से अब तक सबसे स्लो है। मतलब आगे तो बढ़ रहा है, पर आगे जिस तेजी से, जिस फुर्ती से बढ़ रहा था, उस स्पीड में एक लगाम लगी है। जो 5, 6, 7, 8% पे इनकी इकोनॉमी एक टाइम पे ग्रो करी है, वो आज 4, 4.5% पे ग्रो करने के लिए मजबूर हो गई है। एनुअल बेसिस पे मैंने बताया 4.6% ग्रो किया, 5% के टारगेट के मुकाबले। तो आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है, क्या इश्यूज हैं। और जबकि चाइना की सरकार तो बहुत ज्यादा रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, इकोनॉमिक स्लोडाउन से बाहर लाने की कोशिश कर रही है, जो इकोनॉमिक स्लोडाउन कोविड के टाइम पे पैदा हुआ था, ताकि इनकी जीडीपी बढ़ सके। अब आप पूछेंगे सर ये जीडीपी क्या होता है। जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस शब्द का मतलब ही टोटल होता है, ग्रॉस मतलब टोटल। डोमेस्टिक मतलब चाइना की टेरिटरी में। जैसे अगर आप इंडिया का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी फाइंड कर रहे हो, तो इंडिया की टेरिटरी में, भारत की जमीन पर कितना पैसा किसी इंडियन ने कमाया और किसी फॉरेनर ने कमाया, हमारी जमीन पे कमाया गया पैसा, वो हमारी जीडीपी होगी। चाइना की जमीन पे, जमीन का मतलब इन देयर टेरिटरी, ऑन देयर लैंड, मतलब बेसिकली उनकी ज्योग्राफिकल टेरिटरी में। तो टोटल पैसा, टोटल मनी, गुड्स एंड सर्विसेज बेचकर एक साल में जो कोई देश कमाता है, वो उस देश की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। गुड्स एंड सर्विसेज, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस होते हैं, जो हम लोग खरीदते हैं, जैसे फोन हो गया, टीवी हो गया, फूड हो गया, राइट, ये सारे गुड्स एंड सर्विसेज बेच के कोई भी देश साल भर में जो कमाता है। तो मतलब जीडीपी एक तरीके से एक देश की इनकम, एक नेशन की इनकम हो गई। जैसे हम 3 लोग हैं, उनकी इनकम कंपेयर कर रहे हैं, राजू, रमेश और सुरेश, इनकी इनकम कंपेयर कर रहे हैं। ऐसे ही किसी देश की इनकम भी कंपेयर कर सकते हैं, किसकी कम किसकी ज्यादा, और इनकम बढ़ने की स्पीड को भी कंपेयर कर सकते हैं। अब क्या होता है, जैसे पिछले साल मान लो किसी देश ने 100 करोड़ कमाया और इस साल 112 करोड़ कमा लिया, तो आप कहोगे 12%, 12% का इंक्रीज हुआ है जीडीपी के अंदर। और यही परसेंटेज हम देखते हैं पिछले साल के मुकाबले इस साल कितना परसेंट इकोनॉमी ग्रो कर गई, उसको हमने एक बार देखा, उसको आप जीडीपी कहते हैं। तो ये होता है जीडीपी का कॉन्सेप्ट। जीडीपी के कॉन्सेप्ट खोजने के लिए नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को समझना होता है। लॉजिक ये है कि किसी भी ज्योग्राफिकल टेरिटरी में, मतलब इंडिया का एक मैप देखो, एक मैप इमेजिन करो, उसमें चाहे कोई इंडियन हो चाहे कोई फॉरेनर हो, पर पैसा वो इंडिया में कमा रहा हो। मान लेते हैं कि इंडियन है, आईटीसी नाम की कंपनी में काम कर रहा है और सैलरी आ रही है, तो वो इंडियन इंडिया में रह के पैसा कमा रहा है, उसकी सैलरी जीडीपी में आएगी। ऐसे ही कोई गुड्स बेच रहा है, किसी की फैक्ट्री है, उसकी इनकम भी जीडीपी में आएगी। ऐसे ही कोई जॉब कर रहा है, कोई सर्विस दे रहा है, टीचर की तरह मैं जॉब कर रहा हूं, मेरी इनकम भी जीडीपी में आएगी, और मैं इंडिया का सिटीजन हूं, इंडिया में ही रहता हूं। ऐसे ही किसी फॉरेन कंट्री का सिटीजन हो गया, मान लो एक फॉरेन कंट्री का क्रिकेट प्लेयर हो गया, इंडिया आता है, इंडिया रहता है, मान लो साल भर इंडिया रहता है, यही पैसा कमाता है, तो मान लो उसने 10 करोड़ कमाया, तो वो 10 करोड़ इंडिया की जीडीपी का, पार्डन मी, तो मान लो वो 10 करोड़ इंडिया की जीडीपी का पार्ट माना जाएगा। तो इस तरीके से इंडिया में कमाई गई इंडियंस की इनकम और इंडिया में कमाई गई फॉरेनर्स की इनकम, इंडिया में कमाई गई, इस शब्द पे बहुत ध्यान देना, वो हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, जो हमारे देश में, हमारे घर में कमाई गई है,
वो हम देखते हैं, वो इंडिया की इनकम मानी जाएगी ना, कि हमारी जमीन पे कितना पैसा कमाए। अब आप जीडीपी समझ चुके हो, चाइना के कॉन्टेक्स्ट में भी जीडीपी का सेम मतलब होगा। अब चाइना का Q3 का डेटा आया, Q3 में उन्होंने 4.9% अप्रोक्सीमेटली ग्रो किया है, जो उनके 5% के टारगेट से कम है। Q3 का मतलब देखो, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 इंटू 4 करोगे 12 महीने होते हैं ना, तो जनवरी फरवरी मार्च पहला क्वार्टर, अप्रैल मई जून दूसरा क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर तीसरा क्वार्टर। तो अभी जुलाई अगस्त सितंबर का डेटा आया है, एंड दिस इज द कंसर्निंग डेटा फॉर चाइना। चिंताजनक इसलिए है, कंसर्निंग इसलिए है, क्योंकि चाइना एक्सपेक्टेड था कि ये ग्रोथ करेगा। अभी की सिचुएशन के हिसाब से दे वर एक्सपेक्टिंग कि इतना सादा स्टिमुलस पैकेज दिया है, इतना हेल्प करने की कोशिश करी है चाइनीज गवर्नमेंट ने, तब भी कोई असर पहुंचा ही नहीं है। पर कि कई सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उनकी बात अगर हम सुने, जैसे हैरी मर्फी क्रूज, ये एक बड़े फेमस इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने कहा है दैट ही इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन द चाइनीज इकोनॉमी, कि वो 5% से ज्यादा इस साल या अगले साल तो ग्रो कर ही जाएगी। तो कई सारे इकोनॉमिस्ट चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में ऑप्टिमिज्म या एक पॉजिटिविटी शो कर रहे हैं, बट रियलिटी में डेटा बता कुछ और रहा है। डेटा ये कह रहा है कि देयर इज अ डाउन टर्न चाइना के हर सेक्टर के अंदर, और खास तौर पे रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी के सेक्टर के अंदर देयर इज अ मेजर डाउन टर्न। सिचुएशन इतनी नेगेटिव है कि चाइना की इकोनॉमी के अंदर प्रॉपर्टी बनी तो हुई है, पर वो बिक पा नहीं रही है। इसलिए पिछले महीने पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, जो चाइना का एक इंपॉर्टेंट बैंक है, उसने ये कहा कि दे आर गिविंग अ स्टिमुलस पैकेज, मतलब देश के अंदर पैसे की कमी है तो ये पैसा प्रोवाइड करेंगे, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देकर, मॉर्टगेज रेट्स कम करके, जिसमें आप गिरवी रखते हो कुछ, बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा। कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो क्या होगा, इससे लोग ज्यादा पैसा लोन पे ले पाएंगे, मनी सप्लाई बढ़ेगी, लोगों के हाथ में जो पैसा है वो बढ़ेगा। मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, जो उनकी इकोनॉमी में ग्रोथ की कमी थी वो पूरी हो सकती है। उस पैसे को लगाया जाएगा फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, बेसिकली प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में ग्रो करने के लिए, जिससे जॉब्स क्रिएट होंगी। जो लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं उनकी बेरोजगारी भी कम होगी, क्योंकि उनके पास भी जॉब्स हो सकती है। कोई फैक्ट्री खोलेगा, कोई इंडस्ट्री खोलेगा, लोगों को काम पे रखेगा, तो उससे जॉब्स का जो इशू है वो दूर हो सकता है। जॉब्स का इशू दूर होगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, जिसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, जो वो पैसा खर्च सकते हैं वो बढ़ेगा। अगर ये पैसा बढ़ा, अगर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी, तो अल्टीमेटली देश ग्रोथ और डेवलपमेंट के रास्ते पे जा सकता है। प्रॉब्लम यही है कि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ नहीं रही, जो लोग खर्चा कर सकते हैं वो बढ़ नहीं रही है। तो इसीलिए चाइना की सरकार ये स्टिमुलस पैकेज दी थी। इससे चाइना की सरकार के इस इनिशिएटिव से चाइना के स्टॉक मार्केट में भी एक बुल रन शुरू हुआ। अब आप कहोगे सर व्हाट इज अ बुल रन, तो ये दो जानवर होते हैं, बुल और बियर, ये स्टॉक मार्केट में बड़े पॉपुलर हैं। बुल का मतलब जब कोई इकोनॉमी ग्रोथ के रास्ते पे जाती है ना, ग्रो होती है, तो उसे बुल रन कहते हैं, कि जब बुल जो होता है किसी पे हमला करता है तो ऐसे सींग मार के उछाल देता है, और अगर बियर कभी किसी को हमला करता है तो ऊपर से ऐसे हाथ मार के गिराता है, तो उसे बियरिश कहते हैं मार्केट। अभी इंडिया की स्टॉक मार्केट बियरिश है। स्टॉक मार्केट 26,000 पे था, निफ्टी 24,500 तक आ गया, गिर रहा है, 1500 पॉइंट गिर गया हमारे सामने। और चाइना की इकोनॉमी बुल रन पे है, 10% ऊपर जा चुकी है, क्योंकि चाइना की सरकार ने ये स्टिमुलस पैकेज क्रिएट किया। इन्वेस्टर्स चाइना जा रहे हैं अच्छे रिटर्न, अच्छी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की उम्मीद में, पर चाइना वो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं कर पा रहा। यही बीबीसी के आर्टिकल के माध्यम से हमें पता चला। चलिए देखते हैं व्हाट आर द रीजंस बिकॉज ऑफ विच चाइना इज फेसिंग स्लगिश ग्रोथ। सबसे पहला है प्रॉपर्टी मार्केट क्राइसिस। प्रॉपर्टी मार्केट में एक स्लंप है, दिस इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज, जिसमें चाइना की लगभग 30% उनकी जीडीपी का रियल एस्टेट के अंदर कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, इतना पैसा इनके थ्रू जुड़ा हुआ है। बड़े बड़े डेवलपर जैसे कि एवरग्रैंड, दिस ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स, बड़ी बड़ी अपार्टमेंट्स सोसाइटीज बनाई हुई हैं, कोई रहता नहीं है। कहते हैं घोस्ट सिटी है, बड़े बड़े शहर बसे तो हुए हैं पर वहां पे मकान किसी ने खरीद नहीं रखे। ऐसे ही एक और ऑर्गेनाइजेशन है कंट्री गार्डन, एक और ऑर्गेनाइजेशन है कंट्री गार्डन, सोसाइटीज फ्लैट्स बनाए हुए हैं, बिकते हैं नहीं। तो दे आर स्ट्रगलिंग, दीज कंपनीज आर स्ट्रगलिंग। लोन ले लेकर बिल्डिंग्स बनाई, फ्लैट्स बिके नहीं, प्रोजेक्ट्स अटके पड़े हैं, बैंक का लोन चुका नहीं पा रहे हैं, वर्कर्स को सैलरी दे नहीं पा रहे हैं, बैंक लोन पे डिफॉल्ट बढ़ते जा रहे हैं, जिसका अल्टीमेटली इंपैक्ट पड़ा है चाइना के कंज्यूमर के ऊपर। इसका इंपैक्ट चाइना की जनता के ऊपर, चाइना की मार्केट के ऊपर पड़ा है, और चाइना में इसलिए इन्वेस्टर्स जाने से डर रहे हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम प्रॉपर्टी मार्केट में जो स्लंप आया।
दूसरा है वीक कंज्यूमर स्पेंडिंग। कोविड के बाद से ही हमें देखने मिल रहा है कि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। जो ये वुहान वायरस था, कोविड वायरस था, इसने चाइना से ही अपनी इनिशिएशन, अपनी शुरुआत करी है। चाइना में तब से ही खर्चा करना, कंजम्पशन करना लोगों ने कम कर दिया है। दे आर नॉट विलिंग टू स्पेंड मोर मनी, ये हमें रिपोर्ट्स में देखने मिल रहा है। दिस ट्रेंड इज वेरी वेरी कंसर्निंग फॉर द चाइनीज गवर्नमेंट, क्योंकि चाइना ने एक्सपोर्ट मॉडल को बनाया कि यहां से प्रोडक्ट बना बना के दुनिया भर में बेचेंगे, और एक्सपोर्ट तभी करेंगे जब इन्वेस्टमेंट होगी, जब पैसा डालोगे, जब फैक्ट्री करोगे। एक्सपोर्ट से तो पैसा चलो कमा लेंगे, वॉट अबाउट द इंटरनल मनी? बाहर से तो आप पैसा कमा रहे हो, आपकी खुद की डोमेस्टिक डिमांड कम है। कल को जाके चाइना से लोगों ने, कंट्रीज ने खरीदना कम किया, चाइना का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इसलिए चाइनीज गवर्नमेंट चाहती है इंटरनल डिमांड बढ़े, जो कि इस टाइम पे वीक है। इस टाइम पे कंज्यूमर्स जो चाइना के हैं उनका खर्चा करना कम हो चुका है। दे आर रिलक्टेंट, इच्छा नहीं है उनकी फिलहाल टू स्पेंड मनी फ्रीली, और इस वजह से कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो गई है। एक और प्रॉब्लम देखते हैं, एक्सपोर्ट वीकनेस। चाइना का जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसको बहुत कंपटीशन मिल रहा है ताइवान से, इंडिया से, वियतनाम से, थाईलैंड से, अलग अलग देशों से। इस वजह से चाइना जो अनपैरेलल्ड ग्रोथ पिछले 20 साल से देख रहा था, यूरोप को, अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट करता था, वो एक्सपोर्ट्स में हल्की गिरावट आपको देखने मिल रही है। साथ साथ चाइना से बन गए, जो चाइना में प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके ऊपर अलग कंट्रीज ने, कुछ कंट्रीज ने ट्रेड बैरियर भी लगाए हैं, टैक्सेस भी इंक्रीज करे हैं। तो चाइना के सस्ते प्रोडक्ट अब सस्ते नहीं रहे क्योंकि उन पर टैक्स बढ़ गया। दिस इज वन ऑफ द रीजन। फोर्थ है डेमोग्राफिक चैलेंजेस। चाइना की पॉपुलेशन अब बूढ़ी होती जा रही है। दे आर सीइंग अ प्रॉब्लम ऑफ श्रिंकिंग वर्कफोर्स। पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन जो वर्कफोर्स में है, जो जॉब करने योग्य है, वो कम होती जा रही है। वन चाइल्ड पॉलिसी जो सालों से चल रही थी, वो एक बड़ा रीजन है। एक ही बच्चा पैदा कर सकते हैं, इस वजह से फैमिलीज ज्यादा ग्रो नहीं हो पाई। जो लोग पहले से इनकी पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, आज वो बूढ़े होने लगे हैं, और बूढ़े होते हैं तो सरकार को उनके वेलफेयर के लिए पैसा भी खर्चना पड़ता है, राइट। ओल्ड एज पेंशन भी देनी पड़ती है, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, अच्छा हेल्थ केयर भी क्रिएट करना पड़ता है। तो दिस इज इंक्रीजिंग बर्डन ऑन द चाइनीज गवर्नमेंट। इसलिए चाइना की सरकार चिंता में है कि अगर रेगुलर फ्लो ऑफ मनी नहीं हुआ तो ये पैसा जो नहीं आ रहा है इनके पास, जो ग्रोथ नहीं हो पा रही है, उस वजह से इनकी मार्केट और श्रिंक कर सकती है। और जो अभी थर्ड क्वार्टर की 2024 की परफॉर्मेंस है, 2023 के बाद से अब तक की स्लोएस्ट या लोएस्ट ग्रोथ है, और दुनिया के दूसरे सबसे बड़ी इकोनॉमी के लिए यह बात बड़ी चिंताजनक इसीलिए हो जाती है। तो फाइनली हम यही बात करेंगे कि चाइनीज गवर्नमेंट ने इसके रिस्पॉन्स में अब तक किया क्या है और आगे क्या करने का प्लान है। तो पहली बात तो इकोनॉमिक स्लोडाउन को बीट करने के लिए चाइना में इंटरेस्ट रेट कट किए हैं, कम किए हैं। बैंक्स के पास ज्यादा पैसा दिया है, ज्यादा मनी दिया है रिजर्व के अंदर, ताकि वो लोन लोगों को ज्यादा से ज्यादा दे सके, जिससे दे कैन इंजेक्ट लिक्विडिटी इन द फाइनेंशियल सिस्टम। हालांकि ये अभी भी ज्यादा सक्सेसफुल हुआ नहीं है, देखते हैं आगे जाके साल 2 साल के अंदर इसका कुछ और पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है क्या। इसके अलावा द गवर्नमेंट हैज अटेम्प्टेड टू स्टिमुलेट कंज्यूमर स्पेंडिंग थ्रू टैक्स कट। टैक्स में छूट देकर, देखो अगर आप 100 रुपए कमाते हो, सरकार 30 रुपए टैक्स ले लेती है, तो आपके 70 रुपए बचते हैं। अगर इसको कम करके 20 रुपया कर दिया टोटल टैक्स, तो आपके पास 80 बचेगा। सो यू विल हैव मोर मनी टू स्पेंड। तो ये पॉलिसीज अभी इफेक्टिव होने में टाइम है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ इनसे आती है, देखते हैं क्या कॉन्सिक्वेंस इसका होता है। तो ये एक इंप्रूवमेंट के तौर पे चाइनीज सरकार ने कोशिश करी है टैक्स में छूट देकर। चाइनीज गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्लानिंग कि वो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा देंगे। वो ग्रीन इकोनॉमी की तरफ जाना चाहते हैं, वो रिन्यूएबल एनर्जी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक कार, जैसे BYD नाम की एक कंपनी है, इंडिया में भी आके प्रोडक्शन करना चाहती थी, चाइनीज कंपनी है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है। चाइनीज गवर्नमेंट का इरादा है कि इसको दुनिया भर में एक्सपैंड करे, इनके द्वारा जो कार्स बनाई जा रही हैं वो दुनिया में अलग अलग देशों में बिके। एक टेस्ला के कॉम्पिटिटर के तौर पे, टेस्ला जो इलॉन मस्क की कंपनी है, उसके कॉम्पिटिटर के तौर पे बनके तैयार हो। तो चाइना की जो लीडरशिप है वो यही चाहती है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ आनी चाहिए, और वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जैसे मैन्युफैक्चरिंग या रियल एस्टेट से नहीं, ऐसी हाई टेक इंडस्ट्री, ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से मिलेगी। ये चाइनीज गवर्नमेंट के जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, उनमें कहा जा रहा है। वन कॉमन थीम जो मैं रीड कर रहा हूं, जो आइडेंटिफाई किया हूं, उसमें यही कहा जा रहा है कि शॉर्ट टर्म का नहीं, लॉन्ग टर्म का सोच के चलना है, मोनोपोली बनाने की कोशिश करनी है। चाइना की इकोनॉमिक स्लोडाउन का इंटरनेशनल इंप्लीकेशन या इंटरनेशनल इंपैक्ट क्या है?
पहली बात तो ग्लोबल इकोनॉमी का इनका इंपैक्ट इस प्रकार है, एज अ मेजर कंज्यूमर ऑफ रॉ मटेरियल चाइना अलग अलग देशों से कच्चा माल खरीदता है, प्रोडक्शन करता है, फिर बेचता है। अगर चाइना में डाउनटर्न हुआ, अगर चाइना में ग्रोथ कम हुई, डिमांड कम हुई, तो इससे क्या होगा? इट कैन लीड टू प्राइस ड्रॉप एंड लोअर रेवेन्यू फॉर रिसोर्स एक्सपोर्टिंग कंट्री। जो देश चाइना को कुछ सामान बेच रहा है, फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया ऑयल बेचता है, फॉर एग्जाम्पल ईरान ऑयल बेचता है, फॉर एग्जाम्पल कोई जिंक, कोई आयरन, कोई स्टील, अलग अलग कंट्रीज अलग अलग चीजें सप्लाई करती हैं, चाहे अफ्रीका से हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हो, उनके द्वारा जो चीजें सप्लाई की जाती है उनका प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में कम हो जाएगा और इन कंट्रीज की ग्रोथ भी कम हो जाएगी। क्यों? पैसा ही नहीं कमा पाएंगे, ग्रो करेंगे कहां से? तो चाइना में अगर डाउनटर्न आता है तो बाकी कंट्रीज में भी इकोनॉमिक डाउनटर्न आ सकता है, बट इट इज गुड फॉर इंडिया। अगर चाइना रिसोर्सेज की जो डिमांड कर रहा है वो कम करेगा तो फिर उसको रिप्लेस करने के लिए इंडिया एक लार्जेस्ट पॉपुलेशन के साथ, वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन के साथ इज स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग। हमारे देश की जो यंग पॉपुलेशन है उसको अगर हम डेमोग्राफिक डिविडेंड के तौर पे, मतलब एक एसेट, एक संपत्ति के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे देश से भी मेजर एक्सपोर्ट्स दूसरे देशों को किए जा सकते हैं। कई सारी कंट्रीज जो अभी चाइना को रॉ मटेरियल सप्लाई करती है वो इंडिया को सप्लाई करने लगेंगी, दैट टू एट अ लोअर प्राइस। इसके अलावा चाइना बीइंग डीपली इंटीग्रेटेड इनटू ग्लोबल सप्लाई चेन्स, अ स्लो डाउन कैन डिसरप्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड फ्लोज। तो अगर चाइना प्रोडक्शन कम करेगा या चाइना में प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम हो रहा है या मार्केट वॉलेटिलिटी है या चाइना में कॉन्फिडेंस कम आ रहा है चाइनीज गवर्नमेंट के ऊपर इन्वेस्टर्स का, तो वो फिर इमर्जिंग इकोनॉमीज की तरफ देखना शुरू करेंगे। वो देखना शुरू करेंगे इंडिया, उसके राइवल थाईलैंड, वियतनाम जैसे देशों की तरफ, और अल्टीमेटली वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ इस वजह से हो सकती है। जैसे कई कंट्रीज ने फिलहाल इंडिया में मूव किया है, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्रिएट की है। फॉक्सकॉन नाम की कंपनी है, इंडिया में आईफोन मैन्युफैक्चर कर रही है एंड इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इस वजह से मोबाइल फोन्स का बन पाया है और ये ग्रो ही हो रहा है नंबर। तो चाइना का जो इकोनॉमिक स्लोडाउन अभी 2024 के तीसरे क्वार्टर में हमें देखने मिला, दिस एक्चुअली टेल्स अस कि एक स्ट्रक्चरल चेंज, एक मेजर चैलेंज चाइनीज इकोनॉमी में क्रिएट हो रहा है। ऑल्दो चाइनीज गवर्नमेंट ने स्टिमुलस देने की कोशिश करी, बट प्रॉपर्टी मार्केट अभी भी वीक है, डोमेस्टिक कंजम्पशन अभी भी कम है, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज अभी भी काफी ज्यादा है। उनको अगर आपने दूर किया तभी जाके चाइनीज इकोनॉमी ग्रो हो सकती है। एंड चाइनाज लॉस इज इंडियाज अपॉर्चुनिटी। इंडिया को इन्वेस्टर्स का, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जीतना होगा, बिजनेस करना आसान बनाना होगा, फैसिलिटेट करना होगा इन्वेस्टर्स को, तभी वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे और इंडिया के साथ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। पर इंडिया को उसके लिए एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनना पड़ेगा, लॉज में सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा और रेड कारपेट रोल करनी पड़ेगी ताकि इन्वेस्टर इंडिया आए। उसके लिए गवर्नमेंट हैज टू डू अ लॉट ऑफ चेंजेस। आई होप दैट हैपेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गुड लक टू ऑल ऑफ यू।